हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप के बारे में, जो कि 2023 से 2028 तक का है। इसके साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि एग्रीकल्चर के क्या चैलेंजेस हैं, क्या थ्रेट्स हैं बिहार में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्ट्रेंथ है, मतलब शॉर्ट एनालिसिस की भी बात करेंगे। आप यदि इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हो तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो अपने इंटरव्यू में, या फिर किसी और भी एग्ज़ाम में यदि आपको आंसर राइटिंग करना हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप उससे बहुत अच्छे से राइटिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरा हम इसी पे बात करेंगे इन जनरल कि एग्रीकल्चर के क्या थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़, किस तरीके का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, इस सभी के बारे में बात करेंगे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी लगभग वही रहने वाला है। आप देख लो, ये ऑफिशियल साइट से ही बात कर रही हूँ, मतलब पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, ताकि इसलिए कि आपको ये भी पता हो कि यहाँ से पढ़ा जा सकता है और जो भी पढ़ाया गया है वो बहुत रिलेवेंट है, और इसको आप आंसर करते हो तो कोई भी इसको काट नहीं सकते। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे इंटरव्यू में, और उसको आप वहाँ से आंसर कर सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप कब से है, तो 2023 से लेकर 28 तक का। इसके पहले के 3 एग्रीकल्चर रोड मैप का आपको ईयर याद होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बजट पे बात किया था। तो जो सबसे पहला एग्रीकल्चर रोड मैप आया था वो कब आया था, 2008 में। कब तक चला था, 2012 तक। फिर उसके बाद 2012 से लेके 2017 तक का सेकंड रोड मैप। फिर 2017 से लेकर 2023 तक का, मतलब मार्च 2023 की बात कर रहे हैं, थर्ड रोड मैप। और अब फोर्थ रोड मैप स्टार्ट हो गया 2023 से लेकर 2028 तक। इसके क्या क्या, मतलब ये जो रोड मैप्स आए हैं इसके क्या क्या आउटकम्स हैं, इसके बारे में हमने बात कर लिया है लास्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली फोर्थ रोड मैप के बारे में। उसके साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो भी आप देख लो कि जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो बिहार का है वो कितना है। तो 93 मिलियन हेक्टेयर के बराबर है, जो कि आपको 1000 हेक्टेयर में दिया है। तो आप इसको याद रखें। फॉरेस्ट एरिया कितना है, बैरन एंड अनकल्टिवेबल लैंड कितना है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट लैंड कितना है। आप इसको ईजिली यहाँ से लेके आप कहीं भी आंसर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कुछ छोटा छोटा पॉइंट की बात हो गई। साथ में आप देख लो कुछ और भी पॉइंट्स हैं कि हमारा जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है बिहार का, स्टेट का, वो है 144%। मीन्स 144% आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। साथ ही साथ बात करते हैं कि हमारा नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस सोन एरिया कितना है। तो ये है जो आपका नेट क्रॉप्ड एरिया कितना है, तो 50.45 लाख हेक्टेयर है। एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है, तो 72.46 लाख हेक्टेयर है। और इसी ग्रॉस में से आप नेट को डिवाइड कर दोगे 50.45 को, तो ये आपका आ गया क्रॉपिंग इंटेंसिटी। और ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी 144% के इक्वल है। ठीक है, अब क्या ऑब्जेक्टिव है फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप का। आप कहीं भी मॉक दिए होंगे या फिर देने वाले होंगे, तो आप देखिएगा कि आपके बारे में पूछा जाएगा कि बिहार ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि आप एग्रीकल्चर के पहले तो स्टूडेंट हो और दूसरे में एग्रीकल्चर का ही इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की तो बहुत ज़्यादा संभावना है। तो उसमें आप एग्रीकल्चर रोड मैप की बात कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है उस एग्रीकल्चर रोड मैप का, जो फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप चल रहा है उसका। तो सबसे पहले तो है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। साथ ही साथ आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में क्या फ़र्क है। और इंडिया है जो अचीव कर चुका है फूड सिक्योरिटी को, लेकिन अभी भी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को अचीव नहीं किया है। और इस छोटे छोटे पॉइंट में आपको उलझा सकते हैं, तो इसको प्लीज़ अपने माइंड में क्लियर रखना। साथ में जो नॉन रैयत ज़मीन है, वुमेन फार्मर को, इसको बढ़ाने की बात की जा रही है कि जो वुमेन फार्मर है उनके नाम से भी कुछ रैयत ज़मीन हो, लाइक उनके नाम का भी कोई ज़मीन हो, वो फार्मर के कैटेगरी में आ सके और एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, मतलब मेन एंड वुमेन दोनों एक साथ डेवलप कर सकें।
साथ में बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और जैसे ही आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है इसका डेफिनेशन ज़रूर से पूछा जा सकता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे सिमिलर टर्म्स हैं। तो सस्टेनेबल का एक्चुअली आप मीनिंग याद रखते हैं तो ये आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे भी देख लीजिएगा, मैं बस बता दे रही हूँ क्या क्या, क्योंकि हर पॉइंट को यदि मैं समझाऊँ तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। फिर कन्वर्जेंस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे एग्रीकल्चर के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी को कन्वर्ट्स करके एक साथ लेके आना। लाइक आपको कोई भी एक चीज़ आना हो एग्रीकल्चर में, जैसे आपका डिजीज़ के बारे में कहीं पता करना हो, या फिर आपको सीड्स लेना हो सब्सिडाइज रेट पे, कभी फर्टिलाइज़र लेना हो, सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो फार्मर्स बेचारा कितना भागेगा कहाँ कहाँ, तो इन सभी को कन्वर्ट्स करके एक साथ लेके आने की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद फिर जो फॉर्मिंग फार्मर ग्रुप फॉर द पर्पस ऑफ स्मॉल फार्मर बिग फार्मिंग, मतलब छोटे छोटे फार्मर्स है वो बड़ा बड़ा फार्मिंग कर सके, उसके लिए क्लस्टर फार्मिंग का अप्रोच है कि बहुत सारे छोटे छोटे मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं उन सभी को एक साथ लेके आया जाए। तो ये जो हम लोग बताते हैं ना इशूज़ की, हमारे यहाँ फ्रेगमेंटेड लैंड है तो उसका वो पूछते हैं तो क्या इसका सॉल्यूशन है, तो उसमें हम यही बात करेंगे कि हमारे रोड मैप में भी ये बात किया गया है कि जो छोटे फार्मर्स हैं उन सभी को एक साथ लेके आके बिग फार्मिंग के बारे में सोचा जाए। मतलब कलेक्टिव फार्मिंग की बात की जा रही है। कलेक्टिव फार्मिंग कर सकते हो, क्लस्टर फार्मिंग कर सकते हो, एफपीओ की बात कर सकते हो यहाँ पे, तो ये सब हेल्प करेगा। ठीक है, फिर मैक्सिमम यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मतलब कि नए नए टेक्नोलॉजी हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज़ किया जाए। इसमें यदि इसका एग्जांपल कोई पूछते हैं तो आप आराम से सीएचसी के बारे में बता सकते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर, क्योंकि हर छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो नहीं ले सकते बड़े बड़े मशीनरीज़ को, लेकिन यदि कस्टम हायरिंग सेंटर तो उसमें से वो हायर कर सकते हैं फॉर हाफ डे 1 डे, वो अपने ज़रूरत के हिसाब से हायर कर सकते हैं और उसके बदले में उसका रेंट देंगे। फिर क्या है, स्पेसिफिक मेजर टू रिड्यूस डैमेज, मतलब जो एग्रीकल्चर का पोस्ट हार्वेस्ट या प्री हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं उसको कैसे रिड्यूस करना है, उसके लिए मेजर्स लेने की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद फिर स्पेशल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एग्रीकल्चर एरिया ऑफ द स्टेट सच एज टाल, दियारा एंड चौर। अब ये जो पॉइंट्स है ना कि टाल क्या होता है, दियारा क्या होता है और चौर क्या होता है, ये भी आपकी देखनी जिम्मेदारी बनती है, आप इसे देख के जाइएगा। अब बात करेंगे हम क्या चैलेंजेस है क्या अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि इन जनरल हम शॉर्ट एनालिसिस की बात करेंगे। शॉर्ट तो आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इन चारों पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो बिहार का एग्रीकल्चर का स्ट्रेंथ क्या है, सबसे पहले वहाँ से बात करें तो हमारे पास फर्टाइल सॉइल है। मतलब सबसे बड़ा हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम हर जगह का है वो हमारा क्या है, अपॉर्चुनिटी, हमारा स्ट्रेंथ है कि हमारे पास फर्टाइल लैंड है, अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स है, जैसे रिवर, चौर, मन, ये सभी अबंडेंस ऑफ मतलब इरिगेशन चैनल्स, ये सभी वाटर रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास हैं। सुटेबल एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन फॉर ग्रोइंग 3 क्रॉप्स इन अ ईयर, मतलब एक साल में हम 3 क्रॉप ले सकते हैं, मतलब कि हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी 300% तक जा सकता है, लेकिन अभी कितना है 144%। मतलब हम इसी लैंड का यूज़ करके कितना, इससे 1.5 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हम अभी कर सकते हैं। फिर हार्ड वर्किंग फार्मर्स है, प्रायोरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें मतलब एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दिया जाता है, क्योंकि 76 to 77% जो पॉपुलेशन है बिहार का वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। फिर एवेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर है, तो उस पर वो पूछ देंगे कि कितने रिसर्च सेंटर है बिहार में, तो उन सभी रिसर्च सेंटर को आप देख के जाना। देखो कितने सारे पॉइंट्स मैंने साथ साथ बता दिए। फिर क्या, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम जो पंचायत लेवल पे है उसका अवेबिलिटी है, तो इसके बारे में पूछेंगे कि पंचायत लेवल पे कौन सा एक्सटेंशन सिस्टम है, तो आप बता सकते हैं कि किसान सलाहकार करके हमारे बिहार में चलता है, जो कि सलाह देते हैं किसानों को कि इस तरीके का बीज, इस तरीके का ऐसा ऐसा चीज़, या फिर इस तरीके की गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रिच एग्रीकल्चर हेरिटेज विद जीआई टैग, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हेरिटेज है जिसमें बहुत सारे जीआई टैग्स भी मिले हैं, जैसे 6 जीआई टैग तो एग्रीकल्चर में मिले हैं, जर्दालू मैंगो, शाही लीची, मगही पान, कतरनी राइस, मिथिला मखाना।
अब बात करते हैं वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ की बात कर ली, वीकनेस क्या है। वीकनेस तो वही सबसे पहला फॉरमोस्ट वीकनेस तो वही आता है कि हमारे पास स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है। आप देख लो कि 91% से भी ज़्यादा लोग हैं जो मार्जिनल फार्मर के कैटेगरी में। आप सोच लो कि कितना ज़्यादा फ्रेगमेंटेड लैंड है। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारे पास स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, इन सभी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी होनी चाहिए वो हमारे पास लैकिंग है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं है क्योंकि छोटे छोटे किसान हैं, तो वो टाइमली कम्युनिकेशन जो मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है उसके बारे में भी वो नहीं कर सकते, और इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल एफपीओ ही हो सकता है। उसके बाद फिर द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज आर लेस देन द पोटेंशियल, मतलब जितना पोटेंशियल है, जितना फर्टाइल लैंड है हमारे पास, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है। उसके बाद फिर क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो बिल्कुल डोमिनेटेड है पैडी एंड वीट क्रॉपिंग सिस्टम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं, इतना वैरिड क्लाइमेट है। बिहार में भी बहुत अलग अलग तरीके के लैंड टोपोग्राफी हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी वीट एंड पैडी क्रॉपिंग सिस्टम ही मेनली यहाँ पे है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है एग्रीकल्चर में हमारे बिहार में। तो एग्रीकल्चर हेरिटेज प्रोडक्ट है डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड मार्केट। हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास जैसे लीची हो गया, मखाना हो गया, उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में तो वैसे जा ही रहा है, लेकिन और जहाँ नहीं जा रहा वहाँ पहुँचा सकते हैं, विदेश में लेके जा सकते हैं, तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। फ्रूट एंड वेजिटेबल के प्रोडक्शन को हम इंक्रीज़ करके उसको नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे। जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे एक इकोनॉमिक यूनिट में, कि मतलब इकोनॉमिकल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हो सके। क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि पैडी वीट क्रॉपिंग सिस्टम हमारे पास है, तो इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर रोड मैप का जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उसको कोऑर्डिनेट कर दिया गया है। फिर इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं हम फार्मर्स का, कैसे, तो प्रोसेसिंग करके, यानी कि उसमें वैल्यू एडिशन करके हम उसका इंक्रीज़ कर सकते हैं इनकम। फिर एग्रीकल्चर इनपुट मार्केटिंग बाय एडोप्टिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी हम यूज़ करके एग्रीकल्चर का मार्केटिंग कर सकते हैं। अब थ्रेट क्या है हमारा, उसके बारे में भी एट लास्ट बात कर लेते हैं। तो थ्रेट तो वही है जो कि पूरे इंडिया का थ्रेट है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्लड है, ड्रॉट है, इरेगुलरिटी है मॉनसून में, एंड टर्मिनल हीट है। तो ये थ्रेट है जो कि बहुत ही कॉमन है। अब बस आपको माइंड में रखना कि ये सब पॉइंट्स हैं जो कि अफेक्ट कर रही है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर रोड मैप है। अभी मैं बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम डेटा की बात करेंगे, फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, बिहार का और साथ में इंडिया का। साथ ही साथ हम बात करेंगे क्या कि वैरायटीज़ कौन कौन सी ग्रो होती है, मेजर जो हमारा फूड क्रॉप्स है उसमें बिहार में कौन कौन सी वैरायटी ली जाती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होगा जो कि आप जब स्टार्ट होगा इंटरव्यू तो आप देखोगे कि बहुत ही कॉमनली ये पूछ लिए जाते हैं। तो यदि आप बने रहना चाहते हैं इस चैनल के साथ तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।